हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स, वीडियो को सुबह से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस और डी लकड़ी। तो सही आंसर क्या है? उस सही आंसर को आप भी नोट डाउन करते चलें और वीडियो के लास्ट में देखें कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया गया है। तो इससे आपकी तैयारी का भी पता चलेगा स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी लकड़ी। तो स्टूडेंट्स, जो लकड़ी होती है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, बाकी के जो हमारे पदार्थ हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये स्टूडेंट जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये जीवाश्म ईंधन है। अब बात आती है कि जीवाश्म होता क्या है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं बता दूं कि पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों तक जो मृत पेड़ पौधे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जानवर होते हैं, मरे हुए जो जानवर होते हैं, ठीक है ना, तो इन मरे हुए पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी में, मिट्टी हुआ, बालू हुआ, और चट्टान के बीच दबे रहने के फलस्वरूप दब जाते हैं। ये चट्टान के बीच दब जाते हैं। तो दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो पदार्थ बनता है या बनते हैं, उन्हीं को स्टूडेंट्स बोला जाता है जीवाश्म। ठीक है, उन्हीं को जीवाश्म बोला जाता है स्टूडेंट्स। अब बात ये आती है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो स्टूडेंट्स, इन जीवाश्म से मिलने वाला जो ईंधन होता है, वो स्टूडेंट्स, इनसे जो ईंधन हमें प्राप्त होता है इन जीवाश्म ईंधनों से, उसी को ही बोला जाता है जीवाश्म ईंधन स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ चार ऑप्शन पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमें उस उपकरण को उत्तर के रूप में सिलेक्ट करना है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो ए ऑप्शन पर है विद्युत बल्ब, बी ऑप्शन हमारा विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है विद्युत घंटी और डी ऑप्शन है विद्युत पंखा। तो सही आंसर क्या है? आप भी इसका सही आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए विद्युत बल्ब। तो ये जो विद्युत बल्ब होता है, ये स्टूडेंट्स चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। जो चुंबकीय प्रभाव होता है आपका विद्युत धारा का, उसका ये उपयोग नहीं करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये जो विद्युत बल्ब होता है, ये ताप ताप दीप्ति का उपयोग करता है। ठीक है, जिसमें जिसमें क्या होता है, गर्म होने के कारण या गर्म होने पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है स्टूडेंट्स, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो स्टूडेंट्स, इसके आविष्कारक हैं डेवी स्वान, थॉमस एडिशन। इनको श्रेय जाता है विद्युत बल्ब के आविष्कार के लिए। और ये जो कार्य इन्होंने किया था, आविष्कार किया था, ये 1878 के आसपास किया था स्टूडेंट्स। अब विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है स्टूडेंट्स, वो टंगस्टन का बना होता है। वो स्टूडेंट्स टंगस्टन का बना होता है। और इसका जो गलनांक होता है वो स्टूडेंट्स बहुत उच्च होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है, इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब होता है, इसीलिए जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है, उसमें स्टूडेंट्स जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, ताकि ज़्यादा गर्म होने पर जो फिलामेंट है वो गल ना जाए। ठीक है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। अब विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो विद्युत बल्ब के अंदर स्टूडेंट्स अक्रिय गैस भरी रहती है। एक अक्रिय गैस भरी रहती है जिसका नाम है स्टूडेंट्स आर्गन।
ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो विद्युत बल्ब के अंदर स्टूडेंट जो अक्रिय गैस भरी रहती है वो होती है स्टूडेंट्स आर्गन। इसके साथ साथ विद्युत जो आपका बल्ब है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है, एक तरीके से यंत्र है। तो कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र या उपकरण क्या है, तो वहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं विद्युत बल्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, विद्युत बल्ब से रिलेटेड, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मैटर अच्छा लगा हो और आपको समझ में भी आया हो। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है ए जिंक ऑक्साइड, बी सोडियम जिंकेट, सी सोडियम हाइड्राइड, डी जिंक हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी सोडियम जिंकेट। जब दानेदार जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है तो स्टूडेंट्स हमें प्राप्त होता है सोडियम जिंकेट। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि काटने और भेदन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। तो जो काटने वाले और जो भेदन जो उपकरण होते हैं वो क्यों तीक्ष्ण किए जाते हैं, तो उसका कारण हमें जानना है, उसका कारण ही हमें अपने उत्तर के रूप में चुनना है। तो ए ऑप्शन पर बताया जा रहा है कि लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए, बी गति में परिवर्तन लाने के लिए, सी क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए, और डी क्षेत्र बढ़ाने और दाब कम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए ही जो काटने और जो भेदन उपकरण होते हैं वो स्टूडेंट्स तीक्ष्ण बनाए जाते हैं। क्योंकि क्षेत्र क्या हो जाए, क्षेत्र जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब कम क्षेत्रफल होगा तो उस पर दाब भी कैसा होगा स्टूडेंट्स, बढ़ जाता है, जिससे काम करने में क्या होता है, समय और मेहनत कैसी रहती है, कम लगती है। तो इसीलिए जो काटने और जो भेदन के जो उपकरण होते हैं उनको तीक्ष्ण बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमने जान लिया है कि क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि जब अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है कहलाता है। तो उस स्वचालित जो वह उस घटक की बात की जा रही है जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। तो हमें उस घटक को अपने उत्तर के रूप में चुनना है जब किसी भी प्रकार से अधिभार या लघु पतन होता है। तो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन पर है सेल, बी ऑप्शन है लघु परिपथ भंजक, सी सहंत प्रतिदीप्ति लैंप, और डी है सामान्य विद्युत फ्यूज। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी लघु परिपथ भंजक। तो स्टूडेंट्स अधिभार में विद्युत परिपथ में जो लघु परिपथ भंजक है स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स स्वचालित रूप से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बंद हो जाता है। जब भी अधिभार या लघु पतन होता है तो विद्युत परिपथ में जो आपका लघु परिपथ भंजक होता है वो स्वचालित रूप से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बंद हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या है, सभी प्रकार के फ्यूज, ठीक है, सभी प्रकार के जो फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए, ठीक है, उनकी बेहतर सुरक्षा और नियंत्रण के लिए लघु परिपथ भंजक जो होते हैं, लघु परिपथ भंजक के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि परावर्तन कोण के समान होता है। तो यहाँ हमें देखना है चार ऑप्शन में कि परावर्तन कोण के समान क्या होता है। ए आपतन कोण का 1/4, बी आपतन कोण का दोगुना, सी आपतन कोण, और डी आपतन कोण का आधा। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने के लिए जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स सी आपतन कोण।
तो स्टूडेंट्स, हमने परावर्तन की परिभाषा भी पढ़ी है इनसे पिछले वीडियो में, और परावर्तन के नियमों के बारे में भी जाना है। तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो जरूर देखें, जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि परावर्तन क्या होता है प्रकाश का, और परावर्तन के नियम कौन से होते हैं, कितने नियम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखा जाए तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम तो यही है कि जो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर प्रकाश यहाँ आपतित हो रहा है और आपतित होने के बाद परावर्तित हो रहा है, तो जो एंगल आपतन कोण का बनेगा वही एंगल आपका परावर्तन कोण का बनेगा। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है आपतन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ परावर्तन कोण भी स्टूडेंट्स 30 डिग्री का ही बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। ये नियम है हमारा पहला कि इसमें जो आपतन कोण का मान होता है, ठीक है, आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के समान होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर 30 डिग्री का आपतन कोण बन रहा है तो 30 डिग्री का ही परावर्तन कोण बनेगा। अगर 45 डिग्री का आपतन कोण बन रहा है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का ही बनेगा स्टूडेंट्स। और भी अधिक इससे जानने के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं मैं, तो आप उस वीडियो से भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि स्लाइडेन तथा स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो स्लाइडेन है और जो स्वान है, ये वैज्ञानिक अपने किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? ए बिग बैंग, बी जीवन की उत्पत्ति, सी कोशिका सिद्धांत और डी क्रमिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या है, मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी कोशिका सिद्धांत। तो जो स्लाइडेन और जो स्वान है ये स्टूडेंट्स प्रसिद्ध हैं अपने एक सिद्धांत के लिए, और वो सिद्धांत है कोशिका सिद्धांत। और ये कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया था 1839 के आसपास। अब इसके कुछ बिंदु भी हैं। जैसे पहला बिंदु ये है कि सभी जीव, जितने भी जो जीव हैं, सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिका से बने हैं। ठीक है, एक कोशिका से या एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बने हैं। ये तो इनका पहला पॉइंट है इस सिद्धांत का। दूसरा पॉइंट ये है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा संगठनात्मक इकाई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। अब तीसरा पॉइंट ये है, बताया गया है कि पहले से मौजूद यानी कि पूर्व मौजूद कोशिकाओं से ही जो नई कोशिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो पूर्व मौजूद कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है या उत्पन्न होती है। तो ये इनके 3 सिद्धांत के प्रमुख बिंदु थे जो मैंने आपको बता दिए। तो इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर उसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो ए ऑप्शन है मोनेरा, बी ऑप्शन है कवक, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ और डी ऑप्शन है नेमेटोड। तो सही आंसर आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको इसका आंसर बताने के लिए जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी प्रोटोजोआ। तो स्टूडेंट्स, सूक्ष्म जीवों का जिस समूह की बात की जा रही है वो समूह है आपका प्रोटोजोआ, जो क्या है, मलेरिया और कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं। ठीक है ना, उससे संबंधित जो जीव होता है, मलेरिया और कालाजार जो रोग होता है उससे संबंधित जो जीव है वो है स्टूडेंट्स आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, अब जो मलेरिया होता है स्टूडेंट्स, मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया में हमें ठंड लगती है, बुखार भी आता है। ठीक है, बुखार के साथ साथ हमें पसीना भी आता है। तो ये इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं स्टूडेंट्स। और कालाजार में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बीमार हो जाता है व्यक्ति, उसको बुखार आता है। ठीक है ना, वजन घट जाता है, उसका वजन कम हो जाता है। ठीक है ना, थकान होती है, उसको थकान होती है। ये कुछ लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, और खून की भी कमी हो जाती है। ठीक है ना, और जो यकृत होता है, जो लिवर होता है, यकृत में स्टूडेंट्स सूजन आ जाती है। ये कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर
कि निम्न में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से साफ करता है? तो ए ऑप्शन है पवन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है वर्षा। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ और आप भी जल्दी से आंसर नोट डाउन कर लें और देखें कि आपका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, वर्षा। तो वर्षा जो है वो वातावरण को उसके प्रदूषकों से साफ करती है। जो वर्षा होती है स्टूडेंट्स, ये वातावरण जो होता है, ठीक है ना, वातावरण जो होता है उस वातावरण को उसके प्रदूषकों से साफ करती है, ठीक है। और वो कौन करती है? वर्षा करती है स्टूडेंट्स, ठीक है। वर्षा जल जो है वो प्रदूषकों को सतह पर लाती है। जो वर्षा होता है, जो वर्षा का पानी होता है, वो प्रदूषकों को क्या करता है? सतह पर लाने का काम करता है, ठीक है, सतह पर लाने का काम करता है। जहाँ प्रदूषक ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर अगर प्रदूषक ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट्स अम्ल वर्षा होती है, वहाँ पर अम्ल वर्षा की संभावना होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि ए ऑप्शन है जड़ें मृदा को दृढ़तापूर्वक पकड़ती हैं, बी जड़ें पोषक तत्व प्रदान करती हैं, सी जड़ें जल को अवशोषित करती हैं और डी जड़ें खनिजों को अवशोषित करती हैं। तो सही आंसर क्या है, मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग अपना आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए, जड़ें मृदा को दृढ़तापूर्वक पकड़ती हैं स्टूडेंट्स। तो वनों की कटाई से स्टूडेंट्स मृदा अपरदन बढ़ जाता है। अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है। क्योंकि जो जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें मृदा को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहती हैं, पकड़ कर रखती हैं और ये मिट्टी के बहाव को भी रोक देती हैं। ये जो जड़ें होती हैं, ये मिट्टी का जो बहाव होता है उसे भी ये क्या कर देती हैं, रोकने का काम करती हैं, ठीक है ना। अब वनों की कटाई का अगर देखा जाए तो मुख्य कारण होता है कि कृषि गतिविधि की ज़रूरत होती है। जैसे हमें फसल उगानी है तो वहाँ के आसपास के पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं जैसे कि खेत तैयार हो सके, ठीक है ना। शहरीकरण भी इसका एक कारण है कि शहरीकरण होगा, जनसंख्या बढ़ती है तो शहरीकरण होता है तो लोगों के लिए मकान चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण है आपके वनों की कटाई का। साथ ही साथ खनन भी है, खनन भी इसका एक रीज़न है, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण क्या होता है, जो वन होते हैं उनकी कटाई हो जाती है और वनों की कटाई के कारण जो मृदा अपरदन होता है वो तेज़ी से बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि जोतना मृदा को बनाता है। तो ये जो जोतने वाली जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के थ्रू मृदा को क्या लाभ मिलता है, मतलब वो मृदा को किस तरीके से डेवलप कर देता है। ए, खरपतवारों से मुक्त कर देता है, बी, ऊर्ध्ववर्ती उद्वर्ती और ढीला बना देता है, सी, हवादार और खाद के लिए आसान बनाता है और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से आप इसका सही आंसर नोट डाउन कर लें क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, उपयुक्त सभी। तो जो जोतना होता है ये मृदा को स्टूडेंट्स खरपतवारों से भी मुक्त बनाता है, उद्वर्ती और ढीला बनाता है, ठीक है ना, हवादार और खाद के लिए आसान बनाता है। तो ये तीनों चीज़ें इसको हेल्प करती हैं मृदा को डेवलप्ड होने में। तो जोतने के दौरान जो मृदा होती है वो इन तीनों चीज़ों से उसको फ़ायदा मिलता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्यों? तो इसके हमें रीजन जानना है। इसको रीजन, इसका मतलब रीजन जो है वो हमें अपने उत्तर के रूप में सेलेक्ट करना है कि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं क्यों कहा जाता है। तो ए है कोई विशिष्ट कारण नहीं है, बी, वे रोगों से लड़ती हैं, सी, वे दूध की बूंद जैसी दिखती हैं और डी, वे रंगहीन होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, आप जल्दी से इसका सही आंसर नोट डाउन कर लें क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, वे रंगहीन होती हैं। तो जो ल्यूकोसाइट होती हैं जिनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है तो वो स्टूडेंट्स होती हैं रंगहीन, ठीक है ना। और ल्यूकोसाइट जो होती हैं, ल्यूकोसाइट की अगर हम बात करें जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड कॉर्पल्स कहा जाता है,
तो ये शरीर की संक्रामक रोगों से, जो संक्रामक रोग होते हैं उन संक्रामक रोगों से क्या करती हैं, हमारी रक्षा करने का कार्य करती हैं। संक्रामक जो रोग होते हैं उन रोगों से रक्षा करने का जो कार्य करती हैं वो स्टूडेंट्स ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको कहा जाता है, तो उसमें दिखाया तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार कोई संक्रमण होने लगता है तो उस संक्रमण से लड़ने का कार्य जो करती हैं वो ल्यूकोसाइट करती हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जो संकुचनशील प्रोटीन होती है वो किस में पाई जाती है। ए रक्त में पाई जाती है, बी अस्थि में पाई जाती है, सी उपास्थि में पाई जाती है और डी पेशियों में पाई जाती है। तो सही आंसर क्या है जल्दी से आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है डी पेशियाँ। तो स्टूडेंट्स संकुचनशील जो प्रोटीन होती है ये स्टूडेंट्स पाई जाती है पेशियों में। और संकुचनशील प्रोटीन पेशियों को दैनिक कार्य जैसे कि चलना, ठीक है, लेखन करना और भी कई जो कार्य होते हैं उनमें क्या करती है स्टूडेंट्स, मदद करती है। तो जो संकुचनशील प्रोटीन होती है वो पाई जाती है पेशियों में। और ये जो संकुचनशील जो प्रोटीन होती है ये पेशियों को चलना फिरना है, लेखन है और भी कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं उनमें क्या करता है स्टूडेंट्स, मदद करता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो कथन है वो गलत कहा गया है। ए इसके परिणाम से भौमजल नीचे हो जाता है, बी यह पृथ्वी के तापमान और प्रदूषण स्तरों को बढ़ाता है, सी यह वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाता है और डी यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है। तो सही आंसर क्या है उस सही आंसर को जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो कथन बोला गया है ये कथन बोला गया है गलत, ये कथन है आपका गलत। बाकी के जो तीन जो कथन कहे गए हैं कि इसके परिणाम से भौमजल नीचे जाता है, ये सही है। यह पृथ्वी का तापमान और प्रदूषण स्तरों को बढ़ाता है, ये भी सही है। और यह वायुमंडल में CO2 स्तर को बढ़ाता है, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा पॉइंट बोला गया है कि यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, ये गलत कथन कहा गया है वनोन्मूलन के प्रभावों के संबंध में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से दो अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का चयन करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसे दो अजैव निम्नकरणीय पदार्थों की हमें यहाँ पर सूची दी गई है चारों ऑप्शन में। तो हमें वहाँ आंसर को टिक करना है कि जिसमें दोनों जो पदार्थ हो वो अजैव निम्नकरणीय हो। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को देखते हुए हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। जैसे ए रद्दी कागज और चांदी का वर्क, क्या ये दोनों अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं दोनों के दोनों। बी चांदी का वर्क ऊनी दस्तानी, सी DDT चमड़े के जूते और डी है चांदी का वर्क और DDT। तो इसका सही आंसर क्या है आप जल्दी से इसका सही आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी चांदी का वर्क और DDT, ये दोनों ही स्टूडेंट्स क्या हैं, ये अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इन पदार्थों की श्रेणी में आते हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है ना, ये दोनों पदार्थ जो हैं वो वातावरण में बने रहते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों जो पदार्थ होते हैं ये वातावरण में बने रहते हैं। और DDT इनमें से क्या एक प्रदूषक है, DDT एक प्रदूषक भी है। और अगर मनुष्य इसका सेवन करता है, अगर किसी प्रकार से इसके संपर्क में रहता है, ठीक है ना, सेवन करता है, तो उसके लिए ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, हानिकारक होता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।